अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्स बायोलॉजी। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेन टेक्स्ट बुक बोर्ड से। चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारे पास जो है वो है होम्योस्टैसिस। एंड यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जर्नल बातें कर लेते हैं होम्योस्टैसिस के बारे में कि होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस की अगर हम बात करते हैं तो होम्योस्टैसिस अपने आप को सेल्फ डिफाइन कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस वर्ड के आखिर में सिस आ रहा है, सिस जिस वर्ड के आखिर में आता है बायो के अंदर उसका मतलब होता है कंडीशन और अ प्रोसेस, ठीक है। एंड सेकंड जो वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको नज़र आ रहा है वो है होम्यो। एंड होम्यो स्टैंड फॉर अ सेम। होम्यो का मतलब होता है सेम। तो इसी तरह अगर मैं आपके चैप्टर की हेडिंग को डिफाइन करूं, इट्स मीन द होम्योस्टैसिस मीन सेम कंडीशन या सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। अब सेम कंडीशन या सेम इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, इस चीज़ को अगर डिफाइन करें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ को उसकी कंडीशंस में रखा है और उस कंडीशन में रहते हुए ही वो चीज़ काम कर सकती है। यानी अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक खसूस एक लिमिट रखी है। वो उस लिमिट उस कंडीशन में रहते हुए ही काम करेगा। अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा होता है या उनकी कंडीशन ख़राब होती है तो उसका वहाँ पे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। और इसी चीज़ को मेंटेन यानी इसी कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। जैसे कि इधर यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है कि होम्योस्टैसिस इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। यानी हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम हो रहे हैं वो एक सेट पॉइंट पे हैं और वो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होम्योस्टैसिस सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म और बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस हो सकता है दैट मेंटेन द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट at optimal condition to show maximum efficiency of the body physiological system। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने बताया अल्लाह ताला ने हर सिस्टम को अगर हम बात करते हैं हर फंक्शन को बॉडी के एक कंडीशन में रखा हुआ है। अगर वो कंडीशन ख़राब होती है तो सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और मैक्सिमम एक्टिविटी या मैक्सिमम एफिशिएंसी बॉडी कब शो करेगा, जब वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पे होगा, यानी वो अपने नॉर्मल कंडीशंस पर होगा। अगर एक नॉर्मल कंडीशन पे सारी एक बॉडी होगी तो उसका जो बॉडी फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ की मेंटेनेंस को हम क्या कह रहे होते हैं, इसी चीज़ की मेंटेनेंस को हम क्या कह रहे होते हैं, होम्योस्टैसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करता हूँ होम्योस्टैसिस की तो होम्योस्टैसिस इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन हमारे पास आपके पास यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी, द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी मे बी अफेक्टेड ड्यू टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो बॉडी की एफिशिएंसी है यानी बॉडी जो फंक्शन कर रही है उसका फंक्शन या उसकी जो एफिनिटी है वो चेंज हो सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से भी और इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से भी। अभी थोड़ी देर में हम इसका जिक्र करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या, इन्वायरमेंट या कंडीशन क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट और या कंडीशन की तो आप एक बात याद रखें कि आपकी बॉडी जो है उसके की जो सराउंडिंग है वो उसका क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। जो बॉडी की इन्वायरमेंट की सराउंडिंग है वो उसका क्या है, इन्वायरमेंट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसी चीज़ को हम कंडीशंस भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका एक्सटर्नल आपकी बॉडी के सराउंड में जो इन्वायरमेंट होता है वो उसका क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। आउटसाइड द बॉडी जो इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी है वो उसका क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, वो आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है, एयर हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, यानी हवा है, टेम्परेचर है,
या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हवा में नमी वगैरह की, अगर हम बात कर लें तो ये आपके किस में आता है, एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर आ रहा होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या आ सकता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके पास इनसाइड द, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इनसाइड द बॉडी जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। अच्छा, अब एक और एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनकी जो उनमें मौजूद सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, यानी सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन है, जो टिश्यू फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन, या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बना रही होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसी तरह अगर हम बात करें सेल के सराउंडिंग में अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, वो भी आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट लाता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट अगर हम बात करते हैं सेल की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो सेल है, सेल का के अंदर भी अगर बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, ये एक सेल की डायग्राम बनाई है। अब सेल में सेल की अलग सराउंडिंग है और सेल के अंदर भी आपके पास क्या है, एरिया है। तो सेल के अंदर का एरिया जो होगा वो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा, और सेल के जो बाहर की सराउंडिंग है यानी जो टिश्यू फ्लूइड है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, ये एक बॉडी है, एग्जांपल के तौर पे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है हमारे पास। अब ये बॉडी के यहाँ पर जो भी आपके पास एयर, टेम्परेचर, फ्लूइड, वाटर जो भी होगा वो इसका क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा। यानी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहा है, और जो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर है वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बना रहा है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडीशन या फिर एनवायरनमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इन एनिमल्स टिश्यू फ्लूइड मेक द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी cells. Body cells receive needful substance and excrete unwanted unwanted substance in tissue fluid. These activities change the body fluid composition and hence affect the body activity. मतलब क्या है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एक सेल है, ये एक आपके पास सेल है, और यहाँ पर सेल के इर्द गिर्द में आपके पास क्या है, सेल का टिश्यू, यहाँ पे आपके पास सेल के इर्द गिर्द क्या है, टिश्यू फ्लूइड मौजूद है। ये आपके पास क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल है, और सेल के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक है, या फ्लूइड मौजूद होता है, सेल का फ्लूइड मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद आपके पास है। अब साइटोप्लाज्म की एग्जांपल ले लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन है आपके पास क्या हुई है, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हुआ क्या है, साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो गया है, बॉडी के अंदर बढ़ गया है। ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, यहाँ पर कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब हमें ये बात मालूम है कि हमारी बॉडी में जब भी या कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा हो जाए वो मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जब ये मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे आपके टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो मूव करेगा इनसाइड द बॉडी, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करेगी आउटसाइड द बॉडी। तो होगा क्या, जो आपके पास टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन है, जो टिश्यू फ्लूइड है आपके पास, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जब टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज हो गई तो वापस से इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसको वापस से क्या करना ज़रूरी है, मेंटेन, यानी जो आपके पास लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू फ्लूइड के अंदर, उसको वापस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके पास जो बॉडी के फंक्शन हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इफेक्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ की ये जो चीज़, ये आपके पास ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। यानी जो मेंटेनेंस हो रही है, इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, होम्योस्टैसिस कह रहे हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करते हैं, इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन हम एक और मरतबा देख लेते हैं। टू कीप द बॉडी इन ऑप्टिमम लिमिट, द बॉडी इज
फर्निश विद अ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है उसको एक अपनी लिमिट में, ऑप्टिमम लिमिट में रखना, ताकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो पाएँ। उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस के कुछ कंपोनेंट्स की या एक्सपेक्ट्स की, कि होम्योस्टेसिस के या कंपोनेंट या एक्सपेक्ट्स क्या क्या हैं, तो हमारे पास कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो एक्सपेक्ट्स है जिसमें हम अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, वो क्या है आपके पास? वो है ऑस्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन अगर हम करते हैं तो ऑस्मो स्टैंड फॉर ऑस्मोसिस। ऑस्मो जो वर्ड निकला है वो ऑस्मोसिस से निकला है, ऑस्मोसिस से निकला है, और रेगुलेशन इस मीन्स में बी मेंटेनेंस और रेगुलेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन, ऑस्मोसिस के थ्रू हमने क्या करनी है? मेंटेनेंस करनी है। अब जब ऑस्मोसिस का वर्ड यूज़ होता है तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ होता है सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन का वर्ड जब यूज़ होता है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है। अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, किसकी? सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। It is determined by the relative concentration of the solute and water in the body। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया ऑस्मोसिस का वर्ड जब यूज होता है तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात होती है। सोल्यूट फॉर, यानी अगर हम बात करते हैं कोई भी आइंस वगैरह या सॉल्ट वगैरह की बात हो रही होगी, और सॉल्वेंट में मोस्टली आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो आपके पास वाटर होता है, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है वाई water is always work as a solvent in most of the reactions, तो it is a universal solvent। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपके ऑस्मो रेगुलेशन है जिसको हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे अब जब हमने कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है इसके अंदर हमने 3 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन, ये आपके पास हमारे पास इस टॉपिक का एक मेन टॉपिक होगा। इसके बाद हमारे पास एक और इसका एक्सपेक्ट है, अगर हम बात करते हैं एक और इसका एक्सपेक्ट है जो हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है? अगर हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेक्ट की, सेकंड कंपोनेंट की, हमारे पास वो क्या है? एक्सक्रीशन क्या है? तो हमारे पास यहाँ है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और अदर टॉक्सिक एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम द बॉडी। द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और अदर टॉक्सिक एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या है? यहाँ पे हमने बात की कि ऐसे प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देना बॉडी से जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो? हार्मफुल हो। ठीक है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, या फिर कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव करना हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल विच कंटेन नाइट्रोजन, यानी उसके अंदर मौजूद हो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मौजूद हो, उस मॉलिक्यूल को हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है मोस्टली इन केस ऑफ द प्रोटीन। अब जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन की। हम बात करते हैं, हम प्रोटीन की इंटेक जब करते हैं तो इसमें एक ग्रुप होता है जिसे हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, और उसमें मौजूद जो अमाइन होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हमें रिमूव करना होता है। और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, हमारी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो उन प्रोडक्ट्स को हम जब रिमूव करते हैं तो उसकी जो रिमूवल है वो कहलाती है नाइट्रोजनस, वो जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट है, और उनकी जो रिमूवल है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए हमें इन चीज़ों को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी बॉडी में एक केमिकल बन रहा है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है जिसका नाम है यूरिक एसिड। ठीक है, अगर इस यूरिक एसिड
वैसे तो ये आपके पास क्या है, बॉडी से रिमूव हो रहा है, कंटिन्यूसली रिमूव हो रहा होता है इन यूरिन, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया जब हो जाता है तो हम कहते उस वजह से जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाता है किसमें, जॉइंट्स में। और जो आपके पास क्या करता है, गॉट एथराइटिस एक डिजीज करवाता है, यानी आपके पास गॉट एथराइटिस जो है वो एक हड्डियों की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, जिसमें जोड़ जो है वो दर्द करने शुरू हो जाते हैं, जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है, वो पेन करने लगते हैं। इस वजह से यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, रिमूव नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगी उसकी, वो तो उसके बाद क्या होगा, जॉइंट्स में वो यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बीमारी होगी जो कॉज करेगा आपके पास क्या, गॉट एथराइटिस, जो एक एबनॉर्मलिटी है, जो एक मसला है, ठीक है। इसमें जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एस्पेक्ट है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। अब हमने एक्सक्रीशन को भी इस चैप्टर में एज अ मेजर टॉपिक पढ़ना है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन। अब अगर हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की, तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो स्टैंड, अगेन यहाँ पे बात करते हैं, थर्मो का वो जो वर्ड होता है वो यूज होता है टेम्परेचर के लिए, एंड रेगुलेशन अगेन रिपीट फॉर मेंटेनेंस या रेगुलेट द बॉडी कंडीशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल लिमिट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक लिमिट के अंदर क्या करना, मेंटेन रखना, इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की, तो ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये आपकी बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेट टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 39 तक पहुंच गया, 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको ये कंडीशन खिलाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। तो बॉडी क्या करेगी, जब फीवर की कंडीशन होगी तो इसको वापस से मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और वापस से मेंटेन किसके थ्रू करेगी, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। उसमें एक प्रोसेस है आपके पास स्वेटिंग का, जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है। क्यों हो रही होती है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वापस से नॉर्मल किया जा सके, ठीक है। आपसे वाले पूछेंगे सर स्वेटिंग होने से टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो जाता है, तो बेटा यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं। जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग में आपके पास क्या है, मोस्टली वाटर एंड सॉल्ट की आपके पास से रिमूव हो रहे होते हैं बॉडी से। अब हमें पता है वाटर का जो बॉइलिंग या टेम्परेचर है, ठीक है, या अगर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर हीट, वाटर जो है हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जो एक्सेस हीट है वो वाटर के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू क्या हो रही होती है, बॉडी से रिमूव हो रही होती है। यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्वेटिंग इज अ बॉडी फंक्शन दैट हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा अबाउट होम्योस्टैसिस, कि होम्योस्टैसिस क्या है। वापस से हम एक मरतबा देख लेते हैं होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस की हमने एग्जांपल देखी, ठीक है, होम्योस्टैसिस किस तरीके से क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशन देखी, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं बॉडी के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैसिस क्या है या एक्सपेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस क्या है, 3 एक्सपेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। हमने तीनों की बात की, तीनों की डेफिनेशन की। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन तीनों को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।